वेलकम टू आवर चैनल मेंटी एजुकेट। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं गुंजन और मैं आपको करवा रहा था हिस्ट्री की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनके और मस्तियाँ, जिसको हम बोलते हैं अक्सर हड़प्पा सभ्यता। हड़क्का नहीं, हड़प्पा सभ्यता। तो ध्यान रखिए, कुछ टॉपिक्स हमने पहले कवर कर लिए थे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं, मतलब हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर की लेटेस्ट अपडेट आप तक आती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हड़प्पा में नालों का निर्माण कैसा था। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता में से एक है वहाँ की नियोजित जल निकास प्रणाली। देखिए क्या लिखा हुआ है, सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी और एक ग्रिड पद्धति में बने थे। अब देखिए आगे क्या है कि पहले नालियों को गलियों के साथ बनाया गया था, ठीक है। फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था, मतलब फिर उनके अगल बगल घरों को बनाया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए अब घर तो बना लिया, अब घरों के गंदे पानी को निकलने के लिए भी तो रास्ता चाहिए भाई, या घर में रिस्टोर करके रखोगे उसको। देखिए, यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार की गली से सटा होना आवश्यक था। मतलब हर घर के गंदे पानी को गलियों की नालियों से अगर जोड़ना होता था तो कम से कम हर घर की एक दीवार जो होती थी वो गली से सटी होती थी, सटी होना आवश्यक था, नहीं तो पानी नहीं निकलता, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं गृह स्थापत्य, मतलब घर कैसा था वहाँ पे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो ऊंचाई पे घर बनाया जाता था उसको दुर्ग बोलते थे और निचले बस्ती को निचला शहर, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था उसमें कौन रहते थे, वहाँ के घरों में सामान्य लोग रहते थे और ये जो घर होते थे वो ईंटों से बने होते थे। और ये जो घर थे ना वो कई कई आंगन पर बनाए जाते थे जिसके चारों ओर कमरे होते थे। और ऐसा अनुमान लगाया गया है, मतलब ऐसा गेस किया गया है कि जो आंगन जो यूज होता था ना वो खाना पकाने और कटाई करने के लिए यूज होता था। विशेष रूप से ये गर्म और शुष्क मौसम में यूज होता था। और यहाँ के भवनों जो यहाँ मतलब यहाँ जो घर बनाए गए थे उसका एक मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ लोग अपनी एकांतता को दर्शाते थे, मतलब अलोननेस को, जो आजकल आप लोगों को होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एकांतता को दर्शाते हैं क्योंकि वहाँ पे खिड़कियाँ जो दीवार बनाई जाती थी ना फर्श पे, मतलब नीचे से जो दीवार बनाई जाती थी वहाँ पे वो खिड़कियाँ नहीं देते थे, ठीक है। और इसके आगे आपका आता है हर एक घर का अपना स्नान घर होता था, मतलब बाथरूम, हर एक घर का, जितने भी घर थे सबका। इसका जो फर्श होता था ना वो ईंटों से बना होता था। अब देखिए जो स्नानघर था, जो बाथरूम था, उसका जो नाली था ना, स्नानघर की नालियों को दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जोड़ा जाता था। समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब देखिए कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आने वालों के लिए द्वार था। मतलब कई कमरों में कुएं ऐसे जगह बनाए गए थे कि बाहर से जो लोग आए उनको दिखे। और ना यहाँ पे मतलब सीढ़ियाँ भी मिले हैं। सीढ़ियों का क्या यूज होता था कि दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए, दूसरे तल पे जाने के लिए यूज होता था। तो सीढ़ियों के भी अवशेष पाए गए हैं। जो कुएं ये बनाए गए थे ना उसका राहगीर प्रयोग करते थे, मतलब कोई आ रहा है जा रहा है थक गया, वहाँ से कुएं से पानी लेके पुलिया ले डुबकी लगा ले, गंगा मैया की जय। अब देखिए विद्वान जो बताते हैं कि वहाँ जो मोहनजोदड़ो में जो कुआं थी वो लगभग 700 थी, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे आ जाते हैं दुर्ग के पास। तो देखिए दुर्ग में जो सबसे सार्वजनिक बड़ा स्थल था, सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्लेस सबसे बड़ा जो था वो था एक माल गोदाम और एक विशाल स्नानागार। माल गोदाम जहाँ मतलब माल रखते थे और विशाल स्नानागार मतलब जहाँ पे बहुत बड़ा ही स्नानागार, बहुत बड़ा बाथरूम जहाँ पे लोग नहाते थे। मोहनजोदड़ो का माल गोदाम या अनाज रखने की कोठार वहाँ की सबसे विशाल इमारत है। देखिए लिखा भी हुआ है कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे विशाल इमारत है वहाँ की माल गोदाम या फिर उसको अनाज रखने की कोठार कह लीजिए वो है। इसका यहाँ पे आपको डायमेंशन भी दिया हुआ है कि कितने मीटर लंबा है, कितने मीटर चौड़ा है। वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। देखिए जो माल गोदाम है ना उसका निचला हिस्सा जो है वो ईंटों से बना है और ऊपरी हिस्सा लकड़ी से बना था, लेकिन अब ये नहीं रहा है, अब ये ख़त्म हो चुका है, अब ये नष्ट हो चुका है। देखिए लिखा गया है कि मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था, सबसे महत्वपूर्ण, वो था विशाल स्नानागार। और जिसका जो जलाशय था वो दुर्ग के टीले में था, मतलब इसका जो जलाशय था, जो पानी गिरता था इससे होकर वो दुर्ग के टीले में गिरता था, ठीक है। और ये ईंटों से बनाया गया था। ये ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है, सुंदर उदाहरण है। अब देखिए ये जो विशाल स्नानागार था ना उसको आंगन में बनाया गया था और ये आयताकार जलाशय था।
और ये चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था, मतलब इसको एक चारों ओर से हर तरफ से दाएं बाएं ऊपर, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से इसको एक गलियारे ने घेर रखा था गली से, ठीक है। अब जलाशय के नीचे तक जाने के लिए, तल तक जाने के लिए उसके उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी ताकि उससे गुजर के हम नीचे जा सकें। अब जलाशय के जो किनारे थे भाई, ऐसा तो नहीं है कि पानी भर गया तो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए भी कुछ चाहिए। अगर स्नानागार भर गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई, घुस जाएगा शहर में पानी। फिर चलो नाव तैराओ कागज़ के बना के, ठीक है। देखिए जलाशय के ऊपर के वाले मतलब बॉर्डर वाले पानी को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया था कि ईंटों को जमाकर और जिप्सम का गारे का प्रयोग से उसको रोका था, उसको जलबद्ध किया था ऊपर से, ठीक है। जो स्नानघर का फर्श था ना, वो पक्की ईंटों से बनाया गया था और इसके तीनों तरफ कमरे बने हुए थे। इनमें से एक बड़ा सा कुआं था जो इसमें पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। अब देखिए इसके उत्तर में, मतलब स्नानागार के उत्तर में एक गली थी जिसके दूसरी ओर एक छोटी संरचना थी और उसमें 8 स्नानाघर बनाए गए थे। मतलब एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानाघर, और हर एक जो स्नानाघर थी ना उसकी नालियाँ जो होती थी वो गलियारे के साथ साथ बने एक एक नाले से मिलती था ताकि पानी वहाँ से गुजर सके, ठीक है। अब यहाँ पे ये माना जाता है कि जो विशाल स्नानागार था, वो सबसे बड़ा जो स्नानागार था मोहनजोदड़ो का, जो सार्वजनिक स्थल था, पब्लिक प्लेस था, वो धर्मानुष्ठान संबंधी कार्यों के लिए था। मतलब यहाँ से धर्म कर्म से जुड़े कार्य होते थे जो कि आज भारत में हर जगह होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई 12th में नए आए हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। अरे भाई अपने अपने साथ दूसरे को भी तो मज़े लेने दो, या अकेले अकेले लोगे बस। अब देखिए सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, मतलब समाज के भिन्नताओं का, अलग अलग समाज में जो चल रही है उनकी चीज़ों का पता लगाने के लिए वो क्या करते थे। तो एक आप पढ़ चुके हैं, पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछली वीडियो में, ध्यान रखना। नहीं देखा है तो नीचे जाइए, लिंक देखो नीचे जाके जल्दी। किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताओं को पुरातत्वविदों द्वारा जानने के लिए सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक संस्कृति में आपको पता है बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें सामाजिक और आर्थिक स्तर पे बहुत भिन्नताएं होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं। उसको पता करने के लिए जो पुरातत्वविद होते हैं, मतलब जो खोजकर्ता होते हैं, पुरातत्वविद मतलब खोजकर्ता, अलग अलग चीज़ों का जो खोज करते हैं, वो बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। उनमें से एक है समाधान। तो देखिए क्या लिखा है, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त समाधानों में मृतकों को सामान्यतः गर्तों में दफनाया जाता था। मतलब हड़प्पा स्थल से जितने भी समाधान प्राप्त हुए, मतलब समाधान मतलब जो मरते थे और जिनको दफनाते थे, देखिए मृतकों को लिखा हुआ है ना, जो मर जाते थे उनको गर्तों में दफनाया जाता था, मतलब खोद के दफना दिया। यहाँ पे बताया गया कि जो कभी कभी क्या होता था कि समाधान के गर्त जो होते थे उनकी बनावट, स्ट्रक्चर वो एक दूसरे से अलग अलग होती थी। लेकिन कुछ जगहों पर देखा गया है कि जो गर्त की सतहें थी वो ईंटों से उनकी चिनाई की जाती थी। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ कब्रों से मृदभांड आभूषण पाए गए हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ कब्र थे, वहाँ से कुछ आभूषण पाए गए हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। मतलब पुरुष जहाँ पे मरते थे उनको गर्तों में दफनाया जाता था, उससे भी आभूषण मिले हैं, और महिलाओं के गर्तों से भी, ठीक है जी। अब देखिए लिखा गया है कि खुदाई के दौरान एक पुरुष की खोपड़ी पाई गई थी जिसके निकट 3 शंख के छल्ले थे, जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके थीं। इसका आभूषण पाया गया था। और इस बात के सबूत भी मिलते हैं कि कहीं कहीं पर मृतकों को क्या किया जाता था, मतलब जो लोग मरते थे उनको तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया जाता था। समझ रहे हो, दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा, तांबे के शीशों के साथ दफनाया गया था। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, उत्पादन केंद्रों की पहचान। मैंने आपको बताया था शिल्प उत्पादन कहाँ होता है, कैसे होता है। अब उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करें, तो देखिए शिल्प का निर्माण कहाँ किया गया था, इसको जानने के लिए जो पुरातत्वविद थे वो अलग अलग प्रमाण ढूंढते रहते थे, अलग अलग चीज़ें ढूंढते रहते थे, और ये कैसे पता लगाते थे कि कैसे यहाँ पे शिल्प का निर्माण किया गया है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें थी जैसे प्रस्तर पिंड, पूरे संघ तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं मतलब जो पूर्ण नहीं थी, पूरी नहीं थी, त्याग दिया गया माल एवं कूड़ा करकट। देखिए पुरातत्वविद जो थे, जो खोज करता थे, वो कूड़ा करकट को भी एक शिल्पकार के सबसे अच्छे संकेत के रूप में मानते थे। वो समझते थे कि इससे भी पता चल सकता है। क्यों, उदाहरण के लिए आप देखिए कि मान लीजिए कोई बड़ी वस्तु को काटकर कोई छोटी वस्तु बनाई गई है, तो जो बड़ी वस्तु को काटकर छोटी वस्तु बनाई गई उसमें से तो कुछ टुकड़े बच जाते होंगे, तो जो टुकड़े बड़े बच जाते थे ना उनसे भी काटकर छोटे टुकड़े बना लिए जाते थे, और जो सबसे छोटे टुकड़े बच जाते थे जिनका आगे यूज नहीं हो सकता वो वहीं पे छोड़ दिया जाता था जहाँ पे वो चीज़ें बनाते थे। इससे पता चलता था यहाँ पे शिल्पकार हुआ है भाई, CID लगाओ यहाँ पे।
लेकिन जो बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े हो जाते थे उसका उस वहीं पर छोड़ दिया जाता था, उसी जगह पर उसका आगे उत्पादन नहीं हो सकता था। इससे लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। ठीक है। अब देखिए माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, मतलब अलग अलग जगहों से वो माल कैसे मंगवाते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप उत्पादन कर रहे हैं तो भाई आपको अलग अलग जगह से तो माल मंगवाना पड़ेगा ना। देखिए लिखा हुआ है कि शिल्प उत्पादन के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता था। शिल्प उत्पादन अगर आप कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल तो आपको चाहिए ही चाहिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें तो कुछ तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता थे, जहाँ वे रहते थे वहीं पे गाँव में, जैसे मिट्टी। और कुछ जो होते थे वो बाहर के मैदानों से मंगवाते थे। देखिए जैसे क्या क्या बाहर के मैदानों से मंगवाते थे, पत्थर, लकड़ी और धातु। ये सब जलोढ़क मैदान के बाहर के क्षेत्रों से मंगवाए जाते थे। यहाँ पे जो परिवहन का वो रास्ता था वो बैलगाड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे बैलगाड़ियों के मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं। इससे पता चलता था कि एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने के लिए वो बैलगाड़ियों का यूज करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि सिंधु घाटी जो है, सिंधु नदी जो है और जो उसकी उपनदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं आसपास की, नदी मार्गों से भी व्यापार किया जाता था, इधर उधर पहुँचाया जाता था। ठीक है। तो आज भी मैंने आपको कुछ टॉपिक्स किए हैं क्लियर हड़प्पा सभ्यता के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए, बाय।